हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं फिजिक्स की सीरीज़ लेकर आया हुआ हूं और फिजिक्स के सभी टॉपिक को 3 हिस्सों में डिस्कशन करूंगा। पहला हिस्सा होगा उसमें हम पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, दूसरा हिस्सा होगा उसमें पूरे डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे और जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें पूरे न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। अगर आप इसको ढंग से देखते हैं तो इतना बेहतरीन नोट्स कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा और आप इसको बेहतरीन रूप से नोट्स के साथ लिखते हुए चलें, क्योंकि केवल देखने से आप इसको उतनी अच्छे से नहीं बैठा पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं और उसको लिखते चलते हैं तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यमों में बताते हुए चलूँगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को साथ में पता चलता रहे, और हिंदी में डिफिनीशन और इंग्लिश में डिफिनीशन दोनों बताते हुए चलूँगा। चलिए, फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी डिफिनीशन पहले हिंदी में पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। अर्थात पदार्थ जो है, जो वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वो किस पदार्थ के कारण करता है? आवेशों के कारण करता है। इस प्रभाव को हम वैद्युत आवेशन कहते हैं। किसी पदार्थ को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। अब आवेशित करने का मतलब क्या है? चार्ज करना। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में भी डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की, व्हिच शोज जो कि दिखाती है, प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑफ द सब्सटेंस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। एनी सब्सटेंस कैन बी चार्ज बाई 3 मेथड। 3 मेथड के द्वारा इसे चार्ज किया जा सकता है। अब अगर हम समझते हुए चलते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण मतलब रगड़ना। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ी और गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण होता है उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा तरीका है प्रेरण, प्रेरण यानी इंडक्शन, और तीसरा है चालन यानी कंडक्शन। अब हम चलते हैं सेकेंड हेडिंग पर। उससे पहले एक लाइन लिखी है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्जिंग। इसका अर्थ होता है कि जो चार्जिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण ही क्या होती है? चार्जिंग होती है। अब सेकेंड हेडिंग है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। तीसरी हेडिंग है वैद्युत आवेश का सूत्र एवं मात्रक। तो आइए समझ लेते हैं, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स यूनिट। तो आवेश, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, दिमाग में बैठाते चलिए, बराबर धारा आई इंटू समय टी। क्यू बराबर 8 आई इंटू टी याद कर सकते हैं आप। अब इसी समय आपको दिमाग में ये भी बैठाना है कि आवेश यानी चार्ज का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो कूलाम होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो हो गया 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अब इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर जगह यूज होता है। जो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इतना ही, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब ये पूछा जाता है आवेश एक कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आगे चलते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको आप लाइक करते चलें। आगे हेडिंग है आवेशों के गुण। अब आवेशों के गुण क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज के क्या गुण है? पहला गुण है सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब होता है लाइक चार्ज। लाइक मतलब सेम सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय यानी अनलाइक, जो कि सेम नहीं है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक बार पूरी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी वस्तु पर आवेशों की कमी धनावेश
जबकि आवेशों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वहां पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। चलिए इसको डिफिनीशन के थ्रू पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इन ए सब्सटेंस द डिफिशियंसी ऑफ चार्ज सो पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ चार्ज सो नेगेटिव चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन, कंजर्व करके रखना, मतलब बचा के रखना। अब इसका डिफिनीशन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात आवेश को ना तो हम डेवलप कर सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग है आवेशों का क्वांटीकरण। ये सारी हेडिंगें एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। इंटरमीडिएट के अगर आप जो अनसॉल्व पेपर आते हैं उसमें आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपको मिलते जाएंगे हेडिंग वाइज, और ये आपको बहुत ही कंसाइज्ड वे में मिल रही हैं, और इसका नोट्स जरूर अच्छे से प्रॉपरली बना लें। चलिए आगे हेडिंग देखते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, हेडिंग क्या है, क्वांटिनाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। मतलब हर एक वस्तु पर आवेश है। पहली बात हमें यह समझना है कि हर वस्तु में क्या है, आवेश है, चार्ज है, ठीक। और वो एक मिनिमम वैल्यू का पूर्ण गुणक होता है। सबसे छोटी कोई वैल्यू होगी उसका गुणक होगा, गुणक का मतलब मल्टीपल होगा। जैसे अगर हम 8e बोलते हैं तो उसमें 8 क्या है, 8 टाइम्स e आया हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण, इसे e से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु आवेश की एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। जो सबसे छोटी राशि होगी उसे हम क्या कहेंगे, मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। आवेश का यह गुण क्या कहलाएगा, आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। अब हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। अब वो क्या कहलाएगा, चार्ज, दैट चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, ठीक। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, Q बराबर NE, प्लस माइनस इसलिए कहा गया है कि हो सकता है चार्ज उस पर आ रहे हो सकता है चार्ज उससे किसी और पर ट्रांसफर हो रहे हो। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं हम, और इसी समय आप वीडियो को लाइक करते चलें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब आगे की हेडिंग देखते हैं, कूलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। कूलाम का नियम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो एक बार समझते हैं। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, फिगर भी आप एक बार देख लीजिए, यह है फिगर। अगर आप देखिए तो दो आवेश Q1 और Q2 दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें एक सेपरेशन है यानी डिस्टेंस है r का, तो ये हमने फिगर में दिखाया है। अब चलते हैं एक बार फिर से डिफिनीशन को पढ़ने। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए जो कूलाम का नियम, एक बार हम सूत्र में नीचे देख लेते हैं। देखिए लिखा है F प्रोपोर्शनल का साइन बना हुआ है, Q1 इंटू Q2 लिखा है। इससे यह डिनोट होता है कि जो बल है वो Q1 और Q2 के मल्टीपल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर फोर्स बढ़ रहा है, मतलब चार्जेस बढ़ रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ रहा है, इसी को हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं, मतलब साथ साथ बढ़ना। जबकि जो उसके बीच की दूरी है, जो अभी मैंने R सेपरेशन में मैंने दिखाया था R, वो उस R के स्क्वायर यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसे 1/r स्क्वायर के रूप में डिनोट किया गया। जब इन दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो कूलाम का नियम बन जाता है। तो एक बार इंग्लिश में डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जब हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और हम नीचे चलते हैं तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, और इस k को जब हम
चेक करते हैं, अर्थात परीक्षण करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इस k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगी। यानी f बराबर फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये इन एयर है, अगर हम किसी और मीडियम की बात करें तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये है कूलाम का नियम, इससे आप जरूर बार बार रिवाइज कर लीजिए। ये नीचे लिखा हुआ है कि आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी अगर हम इसको हम वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये प्राप्त होती है। इसको आप इसको याद कर लीजिए, ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी। अब हम एप्सिलॉन 0, ये जो एप्सिलॉन 0 है इसका आंकिक मान पता करते हैं। ये क्या होता है, तो अभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ है। अब अगर हम 4 पाई को ट्रांसफर कर दें और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालें तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम, ये भी पूछा जाता है। तो हम एक फार्मूला अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको रिवर्स करके लिख लें, जो वैल्यू आई थी उसको आगे लिख लें और f को हम पीछे लिख लें, और इसको ट्रांसफर करके जब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Q1 × Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, लेकिन जो अन्य चीजें उसका विमीय सूत्र होगा। जैसे कि पहले Q1 लिखा है, Q1 यानी आवेश, आवेश क्या था, I × T, अभी फार्मूला बताया गया है, तो I के लिए एम्पियर, T यानी कैपिटल T, तो ये AT हो गया। अब चूंकि आवेश 2 बार है इसलिए AT × AT अपॉन बल का विमीय सूत्र हमने 11th में पढ़ा था, mL/T⁻², और जो दूरी है वो L है, इसलिए L का स्क्वायर हो गया। इसको पूरा सॉल्व किए तो जो डायमेंशन हमें प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया, m⁻⁻1 L⁻³ T⁻4 A²। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। ये क्या होता है, अध्यारोपण का मतलब ही हुआ मिक्सिंग, जब हम किसी चीज की मिक्सिंग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। यानी अगर किसी बिंदु आवेश पर कई आवेश काम कर रहे हैं तो उन सभी अन्य बिंदु आवेशों का जो योग होगा वो उस जिस बिंदु आवेश पर लग रहा होगा उसके परिणामी पर के बराबर होगा। इसको इंग्लिश में भी एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट एवरी चार्ज in space creates an electric field at point independent of presence of other charge in the medium. The resultant electric field is a vector sum of electric field due to individual charges. अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अब है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हम बचपन से पढ़ते आए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके लिए एक एग्जांपल भी हमने न्यूटन का लिया था कि उन्होंने सोचा कि अगर सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, तो उन्होंने बाद में उन्हें स्टडी करते हुए ये पता चला कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसको हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम उस गुरुत्वाकर्षण बल से वैद्युत बल की तुलना करेंगे, आखिर उनमें समानता क्या है और उनमें डिफरेंस क्या। तो पहले पॉइंट पर हम चलते हैं सीधा कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी होगा या प्रतिकर्षण बल भी होगा। अर्थात वैद्युत बल अगर सेम चार्ज हम लेंगे तो प्रतिकर्षण हो सकता है, डिफरेंट चार्ज लेंगे, एक प्लस क्यू ले रहे हैं दूसरा माइनस क्यू ले रहे हैं, तो वो आकर्षण का बल भी हो सकता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो सदैव आकर्षण का ही बल होगा। कभी ये नहीं होगा पृथ्वी अपने आप किसी वस्तु को उठा के आकाश में फेंक दे, हमेशा कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, ऐसा नहीं होगा पृथ्वी किसी वस्तु को ऊपर उछाल दे। अब सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम मतलब एयर है तो वो अलग वैल्यू दे देगा, अगर निर्वात है वो अलग वैल्यू दे देगा, कोई अन्य माध्यम अगर हम लेते हैं तो उसके लिए अलग वैल्यू देगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो चाहे जो भी माध्यम है उस पर वो निर्भर नहीं करता है। तीसरे पॉइंट पे और चलते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल है, प्रबल का मतलब हैवी है, वैद्युत बल ज्यादा हैवी है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। उदाहरण के लिए ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है
कि प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यह बल 10 की घात 43 गुना लगभग बड़ा होता है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आखिर दोनों में समानताएं क्या हैं, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में? तो दोनों में समानताएं हैं कि दोनों ही संरक्षित बल हैं। संरक्षित का मतलब कंजर्व रहने वाले बल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। दोनों ही न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। दोनों में ही कौन से नियम का पालन होता है? न्यूटन के तृतीय नियम का। और दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया, दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, बोथ आर कंजर्वेटिव। सेकेंड है, बोथ दीज फोर्सेस अलाउ न्यूटन थर्ड लॉ। तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है कि 1/r² पर डिपेंड्स करता है, एंड आर सेंटर फोर्स, यानी ये केंद्रीय बल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। बच्चों, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और इसको आप नोट जरूर बना लें और लाइक करते चलें। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम के द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बीच की दूरी के स्क्वायर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है, और गॉस के नियम में भी इसका उपयोग होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं जिनकी किसी बिंदु पर स्पर्शज्या द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है, और वे स्वतंत्र रूप से धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हम आपको बताएं, प्लस चार्ज आप ले लीजिए, माइनस चार्ज ले लीजिए, तो बल रेखाएं प्लस से निकलती हुई माइनस पर समाप्त होती हैं, और उसके किसी बिंदु पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्शज्या खींच दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज ए वे और path. It may be straight or curved so that the tangent at any point to it gives the direction of electric field intensity. At that point, line of force originate from a positive charge and terminate to a negative charge. अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? पहला गुण तो आप वैसे ही समझ गए कि ये प्लस चार्ज से निकलकर माइनस चार्ज पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण क्या है कि बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर वे काटेंगी तो दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो वैद्युत बल की दो दिशाएं, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करने लगेंगी, जो कि असंभव हो जाएगा। तो ये है इसके नियम, और इसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता का मापन होती है। ध्यान से समझिए, अब हम समझने चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम वैद्युत क्षेत्र में हैं, कोई बिंदु ले लिया मैंने, अगर मुझे वहाँ की तीव्रता का मापन कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, उसी को मैं डिफिनीशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश क्या है? टेस्टिंग चार्ज। जैसे हमें घर पर इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना होता है तो एक हम टेस्टर से चेक कर लेते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही कि नहीं आ रही है, तो उसी तरीके से हम एक चार्ज को लेते हैं, जो एकांक परीक्षण आवेश है उसको लेते हैं, और उस पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है एकांक परीक्षण आवेश हो। तो इसका सूत्र क्या हो गया? E बराबर F/Q0, यानी Q0 की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो E बराबर F के हो जाएगा। अब हम आगे लेके चलते हैं, अगला पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी इसी समय याद करते चलिए कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की विमा क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा mLT⁻³ A⁻⁻1 होती है। इसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसे आप नोट करते चलिए। अब आप इसको लाइक भी करते रहिएगा, काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो चल रहा है। आशा है आज मैंने जितने टॉपिक डिस्कस किए आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बताऊं कि कंप्लीट लेसन समाप्त हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को बार बार एग्ज़ाम तक देखते रहते हैं तो एक एक हेडिंग आपको याद हो जाएगी, और इसको आप जब नोट्स बना लेंगे और 2 बार 3 बार वीडियो प्ले करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसको इतना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि हर उस बच्चे तक पहुँचे जो फिजिक्स को काफ़ी कठिन मानता है और वो यह सोचता है कि फिजिक्स को समझा नहीं जा सकता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन भी दबा दीजिए।